हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस ऑफ फ्रेंड्स। कि मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है और अपने इस चैनल पर हम उसी से रिलेटेड ही टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में जानेंगे ये है एशियन हिस्ट्री से ही एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में विद डिटेलिंग के साथ है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको टॉपिक प्रोवाइड करवा रही हूँ एशियन हिस्ट्री से, ये स्टार्टिंग से ही है और हर टॉपिक में आपको कुछ न्यू ज़रूर मिलेगा। इसलिए प्लीज़ पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट कर कर भी ज़रूर बताना। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर कर वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। कंटेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिए, प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताइए और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मेरे पीडीएफ वहाँ मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं पहले भी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो और आगे भी और बहुत सारे पीडीएफ आने बाकी है। तो प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब भी कर लेना, वहाँ पर फॉलो भी जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के जो हमारे एमसीक्यू सीरीज़ है। जैसे कि हमारा दिया गया है, पहला दिया है मैचिड है, जिसमें जो हमें बताना है कि जो जो चीज़ें हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा बी है। जैसे कि भीरभानपुर है, वहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई, वह किससे रिलेट करता है, ये लघु पाषाण उपकरण, ये इसके अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उज्जैन से क्या है, उज्जैन से गौरिक मृत भांड जो परंपरा है उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ से प्राप्त हुई हैं। कायस्था है, वहाँ से ताम्रनिधि, और जो आहार है वहाँ से बनास जो संस्कृति है उसके जो अवशेष हैं वो वहाँ से प्राप्त है। तो जानते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में भी हम आगे डिटेल के साथ जानेंगे। तो जैसे कि दिया गया है भीरभानपुर, तो ये मध्य पशानेपुरा स्थल जो कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर के समीप जो दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और खोज कब हुई थी, खोज 1954 में बीबी लाल के द्वारा इसकी की गई थी। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हर एक जो क्वेश्चंस है उसको डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, तो हर क्वेश्चंस में आपको कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे। आप प्लीज़ इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर पीडीएफ है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो मेरे चैनल पर जाकर उसको फॉलो जरूर कर लेना टेलीग्राम पर। तो यहाँ से लघु उत्खनन, जो उत्खनन से लघु पाषाणिक उपकरण ये भी प्राप्त हुए हैं। और उज्जैन कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के मालवा संस्कृति से संबंधित ये एक पुरास्थल है। और जहाँ से ही क्या है, पात्र परंपराएं जो ये भी प्रकाश में आई सी। और इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे कि तसले आ जाते हैं, चिचली थाली है, लोटे, मटके आदि, ये चीज़ें प्रमुख हैं जो वहाँ से मिली है उज्जैन। फिर गौरिक मृत भांड परंपरा, इसकी ये चीज़ें ये भी मुख्य रूप से वहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। खाइस्ता नामक पुरा स्थल जो कहाँ पर है, उज्जैन जिले से वहाँ पर स्थित है। और पुरा स्थल को भारतीय साहित्य में वराहमिहिर की जन्मभूमि जा कथथक कथथक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उत्खनन में क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ताम्रनिधि। तो ये पुरास्थल वराहमिहिर की जन्मभूमि भी इसको कहा गया है और उत्खनन से ताम्रनिधि प्राप्त हुई है। आहार संस्कृति की जो जानकारी है, सबसे पहले 1952 से 53 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा राजस्थान के उदयपुर नामक खोदाई के दौरान वहां से प्राप्त हुई, जहां से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अनेक पुरातत्व जो साक्ष्य हैं वो भी वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इस संस्कृति से संबंधित ही बहुत संख्या में पुरास्थल कहाँ से है, दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास और इसकी सहायक नदी घाटियां में स्थित है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग जो टॉपिक थे, बीरभानपुर है, उज्जैन है, आहार संस्कृति, बनास, तो क्या क्या चीज़ें जो है इससे रिलेट करते हैं, तो हर एक चीज़ जहाँ पर आपको डिटेलिंग में मिल रही है। आगे है प्रयोगोत्हासिक, ये कथन और कारण में से दिया गया है। तो कथन पहले ये बताया गया है कि प्रयोगोत्हासिक भात के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल से नवपाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। और कारण है कि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाणी उपकरण का विकास तथा उपयोग हो।
तो ये दोनों सही दिए गए हैं और आपस में भी रिलेट कर रहे हैं, तो ऑप्शन होता है हमारा जो ए है वो सही दिया गया है। तो ये जो नवपाषाण उपकरण का जो उल्लेख हमें मिलता है और आधारभूत प्रगति जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि नवपाषाण काल जो है जो था, इसमें जो क्या है मानव का विकास हुआ था, क्योंकि उसने कृषि करने लगा था नवपाषाण जो काल में आकर वहाँ से कृषि होने लगी थी, फिर पशुपालन, फिर व्यापार। तो ये जो चीज़ें थी एक मानव के विकास की ओर जो स्थिति थी वो बढ़ रही थी। तो ये महत्वपूर्ण था, मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया था इस काल ने। मनुष्य ने अनेक प्रकार के पशुओं पौधों का पालन पोषण करना, उनको उगाना शुरू कर दिया था। तो पहले क्या था, वो पहले कच्चा मांस ही खाता था, जानवरों को मारता था, लेकिन बाद में उसको समझ आने लगी, विकास होने लगा, तो वो उनका पालन पोषण करने लगा, कृषि करने लगा। और जो धान की खेती का जो धान चावल ये उगाने लगा था, तो लगभग 9,000 से यहाँ पर 8,000 आना है, 8,000 पूर्व शुरू हुआ था। और इसका जो नवीन खोज हुई थी उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि नवीन खोज जब हुई थी जिसमें हमें धान की खेती के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से हैं, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित जो लोहरा देवपुरा स्थल है वहाँ से ये साक्ष्य हैं, वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण कालीन जो कृषि है पर आधारित क्षेत्रों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है कि नवपाषाणी संस्कृति से जो रिलेट करते हैं, जिसमें सिंधु प्रणाली और उसके पश्चिमी सीमा क्षेत्र आ गए हैं, फिर गंगा की घाटी, पश्चिमी भारत, उत्तर दक्कन और दक्षिणी दक्कन। ये जो 4 क्षेत्र हैं जो इस कृषि पर आधारित क्षेत्रों 4 वर्गों में उसको विभाजित किया गया है। 2500 वर्षों में इन जन समुदायों ने मृद भांडों और मिट्टी की मूर्तियां, फिर पत्थर, धातु के आभूषण, औजार, बर्तनों के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी और वास्तुशैली विकसित कर ली थी, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। बाद में जब उसको जानकारी होने लगी मृद भांड वगैरह, फिर पहले तो क्या था कि पत्थर होते थे और जो हड्डियाँ होती थी उसके चीज़ें उपकरण औजार वगैरह बनते थे। बाद में उसको जब धातु के बारे में पहचान हुई, तो पहले तांबा ही था धातु के रूप में। बाद में चीज़ों का विकास हुआ जिसके आधार पर उन्होंने औजार, बर्तन उत्पादन, एक नई प्रायोगिक और जो वस्तुशैली है वो आगे चलकर विकसित हुई थी। तो आगे चलते ही ये नवपाषाण काल था जिसमें कि मानव का जो अस्तित्व था एक विकास की ओर बढ़ रहा था। आगे है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु है उसके प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण हमें मिले हैं। तो वह कहाँ से है, अतरंजी खेड़ा से ही लोहे धातु के प्रचलन के जो प्रमाण वहाँ से मिले हैं। तो बी राइट आंसर है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये कहाँ पर है, जे अतरंजी खेड़ा ईटा उत्तर प्रदेश की खुदाई से ही कुछ लोहे के जो उपकरण हैं वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। विद्वानों ने इसका जो समय है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी वो निर्धारित किया है। और उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। इसे अभी तक प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। जो लोहे का प्रयोग था वो 1000 ईसा के अकॉर्डिंग था जो माना गया था। तो हाल ही खुदाई जो हुई थी एनसीईआरटी के शोधों ने 1500 ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। तो किसी ने 1000 ईसा का है, लेकिन जो नवीन शोध हुई है और एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग 1500 था उसका सन, जो लोहे के इस्तेमाल की जो बात वो स्वीकार वहां पर की गई है। आगे है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह। तो ये त्रियुगीन विभाजित किया गया है। किसने इसको त्रियुगीन विभाजित किया गया है, वो किया गया है, ऑप्शन है हमारा ए थॉमसन ने। तो इसने ही इसको त्रियुगीन विभाजन किया है कोपेन संग्रहालय की सामग्री को। तो ऑप्शन ए था हमारा राइट आंसर। आगे है भारत में प्रथम पूरा प्रसत्र युगीन औजार की खोज का जिसमें प्रायोगिक हासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसको जाता है। तो इसका जो श्रेय दिया गया है वो है RB फूड को। उनको ही औजार की खोज का जो प्रायोगिक अध्ययन का श्रेय इनको दिया जाता है भारत में प्रथम पूरा प्रसत्र युग में। तो ऑप्शन हमारा है सी राइट आंसर। तो
है कि भारतीय भूतपूर्व सर्वेक्षण विभाग के जो विद्वान थे भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा गया है। और इन्होंने ही 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने सबसे पहले क्या है हैंडल एक्स की जो खोज है वो की थी। कहाँ पर? मद्रास के पल्लवरम पल्लवरम वहां पर। तो इनको ही ऐतिहासिक काल के अध्ययन का इन्होंने आगे रास्ता खोला था, क्योंकि जब एक चीज हमें मिलती है खोज में तो आगे और चीजें होने की आशंका बढ़ जाती है, तो एक रास्ता खुल जाता है आगे और खोज करने का, अध्ययन करने का। तो इन्होंने ही पहले जो हैंडल एक्स की खोज की थी उससे इनको और विश्वास हो चुका था कि आगे भी कई और चीजें ऐसी मिल सकती हैं, तो ये एक खोज का एक और रास्ता खुल चुका था। आगे है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो ये था 1863 में ही इनको ये मिला था। तो बी राइट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? किनको कहा गया है? वो है पुरातत्व प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ए किनिंगम, इनको कहा गया है। तो बी राइट आंसर है। तो जानते हैं इनके बारे में। तो जैसे कि विख्यात पुरातत्व अन्वेषक ए किनिंगम को भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। तो इन्होंने ही ए किनिंगम ने ही 1833 में एक सैन्य शिक्षार्थी के रूप में भारत में आए थे। और 1861 ईस्वी में इन्होंने सेवावृत्ति लेने के बाद ही इसे पुरातत्व सर्वेक्षण बना दिया था। और 1870 से लेकर 1885 तक इन्होंने भारत के पुरातत्व विभाग के रूप में एक निर्देशक पद के रूप में वहां पर कार्य किया था। तो ये पहले आए थे सैन्य शिक्षार्थी के रूप में, बाद में इन्होंने सर्वेक्षण जो है पुरातत्व का वो बना दिया और विभाग के निर्देशक के रूप में रहे थे 70 से 1885 तक। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस वुड कौन थे? क्या थे वो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट ब्रूस वुड भूगर्भ वैज्ञानिक थे, प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले। तो ए राइट आंसर है। तो पहले भी हमने जाना है कि मद्रास के निकट पल्लवरम में नामक स्थल पर इन्होंने 1863 में एक हैंडल एक्स की खोज की थी। इसलिए इनको क्योंकि ये ब्रिटिश भूवर्ग वैज्ञानिक थे और इनके बारे में कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्व थे, तो इनके बारे में ये पूरी जानकारी हमें इंसाइक्लोपीडिया से वहाँ से मिलती है। तो ये चीज़ें हैं बार बार आ रही हैं, तो इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे है रॉबर्ट ब्रूटफुट, जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। तो ये कौन थे? ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो बी राइट आंसर है। आगे है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का जो उत्खनन किया गया था ये HD सांकलिया ने किया था, उनके द्वारा किया गया था। तो नवदा टोली के बारे में हमने पहले भी जाना है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा फिर से कि नवदा टोली जो उत्खनन ये पूरा स्थल कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन जनपद के महेश्वर में स्थित है। और जहाँ के ये उत्खनन जो था ये कई लोगों के साथ हुआ था HD सांकलिया के नेतृत्व में। पहले क्या है, पहले इसमें दक्कन कॉलेज आ जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो लोग आते हैं, फिर पुणे MS विश्वविद्यालय बड़ौदा और मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने HD सांकलिया के नेतृत्व में ये जो अध्ययन था कार्य शुरू किया था। और उनका जो नेतृत्व था उन्होंने भी अलग अलग टाइम पर था। तो ये था पहले 1952 से 53 तक, 53 से 54 तक और 57 से 59 के मध्य था। तो अकॉर्डिंग कह लो कि 1952 से लेकर 59 तक ये जो पूरा था उत्खनन करवाया गया था उनके नेतृत्व में। और ताम्रपाषाण काल से लेकर मध्यकाल और 5 संस्कृति, तो 5 संस्कृतियों के बारे में जो जानकारी है इनके उत्खनन से प्राप्त होती है, नवदा टोली से, जो HD सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था। कौन सी 5 संस्कृतियां हैं? जिसमें आद्यैतिहासिक ताम्रपाषाणिक काल आ जाता है, आरंभिक ऐतिहासिक काल जो 400 से 100 के बीच आता है, आरंभिक इतिहास जो 100 और 200 के बीच, परिवर्तन
ऐतिहासिक काल 200 और 500 और मध्य मुस्लिम मराठा काल, तो ये है। तो 1500 से 500 तक के 5 संस्कृतियां जो रिलेट कर रही हैं नवदा टोली से, जो जानकारी यहाँ से प्राप्त होती हैं। कहाँ कौन सी? ताम्रपाषाणी कालीन, मध्यकाल तक। तो ये कितनी संस्कृतियों के बारे में जो जानकारी है यहाँ से मिल रही है। आगे है, वस्त्रों के लिए कपास की जो खेती का आरंभ सबसे पहले किसके द्वारा, कब, कहाँ पर हुआ था? तो ये मिस्र में, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, जब भारत में ही वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ हुआ था, सिंध सभ्यता में ही। तो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में सिंध सभ्यता में, इसके अवशेष जो वहां से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग ये प्रमुख पाया गया है, सिंधु सभ्यता में उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे है, प्रारंभिक पूर्व मानव किस नाम से जाना जाता था? तो ये एक चीज जो है आपको नोट डाउन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो पहले कैसे मानव का जो मानव की विकसित जो विकास है, उससे पहले क्या क्या नाम उसको दिए गए थे, अलग अलग नाम थे, तो उसके बारे में है। तो उसको जो पूर्व मानव, जो प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से पहले जाना जाता था, वो है क्रोमैग्नन। तो क्रोमैग्नन के नाम से पहले जाना जाता था। तो थोड़ा सा आगे इनको डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि लगभग पहले कितने करोड़, 3.5 से 2 करोड़ के जो बीच पहले जो मानव का जो एक कह लो कि उसके बारे में जानकारी मिली थी, 3-4 फुट ऊंचा एक कपी कपी समूह जो था वो उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल कर आया और वह वृक्षों पर ही रहा करता था। तो पहले वह जंगलों में रहते थे, तो वृक्षों पर ही रहते थे, अपना जीवन वैसे ही गुजारते थे जैसे कि एक कह लो कि बंदर की जो जाति के होते थे वैसे ही थे। तो लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। तो विभाजन की ओर ये जाने लगा, शाखा उसकी बन गया। तो उसको क्या नाम दिया गया? रामापिथेकस। क्या नाम था? जो विभाजन की ओर जा रहे थे, रामापिथेकस। बाद में जो शाखा जंगलों में रह गई और धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपि वर्ग में उसके रूप में विकसित हुई। और खुले घास के मैदान में इन्होंने बाद में ढूंढने स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिया, और इनको क्या नाम दिया गया? ऑस्ट्रेलोथिपेकस। ऑस्ट्रेलोथिपेकस कहा गया। बाद में मानव का आदि पूर्वज जब बना, तो पूर्व अन्य नूतन काल में ये प्रकट हुआ, और मध्य अत्यंत नूतन काल के विशेष में अन्य भागों में अधिक विकसित मानव का जाति का अभिवर्भ हुआ। तो आगे चलते चलते मानव का धीरे धीरे विकास होने लगा, जब उसको चीज़ों के बारे में, जब विभाजन से जब वो पहले धरती पर रहने लगे, खास के मैदान ढूंढने लगे, तो ये अभी उनका मानव जाति का अभिवर्भ हुआ। फिर इसे क्या कहने लगे थे, इसका क्या नाम दिया गया था? पिथेकनथोपस या इरेक्टस। तो ये नाम दिए गए थे। फिर नियंडर मानव मध्य से अर्थात अत्यंत नूतन काल से अंत में तथा जो अत्यंत नूतन काल से आरंभ में ये प्रकट हुए। लगभग 3000 वर्ष पहले आधुनिक जो मानव का विकास है उसको कहने लगे थे होमोस्पेनियंस। और जहाँ प्रज्ञ मानव, जहाँ जो विशिष्ट जो अनुसंधान हुए, तो नामों के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए, जिसमें क्रोमैग्नन, चांसलर, ग्रिमाल्डी इत्यादि ये प्रमुख थे। तो करोड़ वर्ष, तो 2 करोड़ वर्ष पहले से जब 30,000 ईस्वी तक जो मानव का कैसे विकास हुआ, कैसे उनको अलग अलग नाम दिए गए, तो इस चीज़ को पढ़िएगा जरूर और एक नोट डाउन जरूर कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। आगे है मानव, भारत में मानव का जो प्रथम साक्ष्य है कहाँ से मिला है? तो इसकी जो एक खोपड़ी मिली थी मानव की जीवाश्म के रूप में, तो वो पहला जो साक्ष्य था उसका मिला था, तो ये मिला था नर्मदा घाटी से ही। तो सर्वप्रथम ये जो साक्ष्य है ये मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले से नर्मदा जो तट पर जो है हथनोरा नामक जो पूरा स्थल है, वहां से ही मानव खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला था, जिसको किसके वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? होमो इरेक्टस के वर्ग के अंतर्गत इस मानव जीवाश्म को रखा गया था। तो कैसे हमने पहले पढ़ा है कि कैसे करोड़ पूर्व पहले मानव जाति थी, जंगलों में रहते थे, वृक्षों पर रहते थे,
तो जब फिर उनका अलग नाम था, जो विभाजन की ओर जा रहे थे, लेकिन जो बच गए थे बाद में जब वो धरती पर आए, खुले मैदानों में रहने लगे, उनको अलग नाम दिया गया। अलग अलग होते होते उनका कैसे विकास हुआ, फिर बाद में 30,000 के पूर्व जब मानव का, आधुनिक मानव का जो विकास हुआ था, तो उसको अलग नाम दिया गया था। आगे है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता था? तो ये कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग होता था, फॉसिल्स जो होते थे उनकी उम्र जानने के लिए किया जाता था कि ये कितने साल तक के हैं, किस वर्ष के हैं, तो उसके आधार पर उनकी जो डेटिंग होती थी, डेट थी, वो जानी जाती थी। जैसे कि कार्बन डेटिंग फॉसिल्स की आयु गणना के लिए यूज होते थे। फिर खोज किसने की थी? एफ लीबी ने। तो इनकी खोज एफ लीबी के द्वारा हुई थी। चट्टानों की आयु गणना यूरेनियम लेड विधि के द्वारा होती थी। वृक्षों की आयु वार्षिक वल्यों की गणना के आधार पर ही उनकी गणना की जाती थी। तो ये था कार्बन डेटिंग के बारे में, अलग वृक्ष, चट्टानों के बारे में। आगे है, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के, तो ये आहार और गिलुंड संस्कृति से ही मालवा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पर है, ये क्षेत्र कहाँ पर है? ताम्रपाषाणिक अवस्था से ये पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत, और इसमें राजस्थान के बनास घाटी में स्थित आहार और गिलुंड जो स्थल है वो प्रमुख है, और बनास घाटी से रिलेटेड बनास संस्कृति भी है। आगे है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक हुए ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए? जो लौह उपकरण है तो वो कहाँ से हैं? वो नागदा से प्राप्त हुए हैं। तो लौह उपकरण मालवा स्थित नागदा, नवदा टोली, आवरा, एरन आदि ये जो स्थल है और भी हैं नागदा के अलावा, नवदा टोली, आवरा, एरन, तो यहाँ से भी लौह उपकरण जो है वो मिले हैं। कब, कहाँ से? मध्य प्रदेश के प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में। आगे है, निम्नलिखित किस प्रश्नकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कि तांबे का जो प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु उपकरण प्राप्त नहीं हुए, सिर्फ साक्ष्य मिला है, उपकरण नहीं मिले हैं। तो ये है आहार, आहार से ही सिर्फ साक्ष्य मिले हैं, उपकरण नहीं। तो ये उत्तर हड़प्पा कालीन जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उदयपुर के निकट आहार संस्कृति के निकट बागौर में उपकरण ये प्राप्त हुए हैं। तो ये आहार संस्कृति के निकट बागेश्वर में उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन आहार जो है, आहार संस्कृति में क्या है? साक्ष्य है। और जो आगे चलकर उदयपुर के जो निकट है आहार संस्कृति, वहाँ बागेश्वर में इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे है, गुफर कराल निम्न में से कहाँ पर स्थित है? स्वात घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी या गंगा नदी घाटी? तो ये है स्वात घाटी। तो गुफर कराल जो है कहाँ पर स्थित है? स्वात घाटी में। तो ऑप्शन है हमारा एक राइट आंसर। तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल के जो पुरावशेष जम्मू कश्मीर में स्वात घाटी में वहाँ से मिले हैं और पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्या है, पूरा स्थल जो प्रमुख आगे हैं बुर्जुहोम है, गुफर कराल तथा मारतंड का उल्लेख भी इसमें मिलता है। गुफर कराल नामक पूरा स्थल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की तराल जो तहसील है उसमें श्रीनगर से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 41 किलोमीटर की दूरी में ये स्थित है। और पूरा स्थल की खोज कब हुई थी? 1962 से 63 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की प्रयोग ऐतिहासिक शाखा ने ही तत्वाधान में AK शर्मा ने सन 1981 में ये उत्खनन करवाया गया था। तो किसने करवाया था? AK शर्मा ने। तो 1981 में हुआ था ये। आगे है, पुरातत्व स्थल संगोल स्थित है। तो ये जो स्थल स्थित है ये पंजाब में है। तो पुरातात्विक स्थल संगोल ये पंजाब में है। ये लुधियाना जिले वहाँ पर ये स्थित है। पंजाब के लुधियाना में ये संगोल स्थित है, जहाँ से पुरातत्व स्थल की खोज हुई थी। तो जानते हैं इसके बारे में भी। जो संगोल है पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित ऐतिहासिक पुरा स्थल है। खोज हुई थी SL तलवार और RS
मिनट के द्वारा वहाँ पर की गई थी। क्या है? उत्तर हड़प्पा युग से मयोत्तर युग तक के जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, तो वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें क्या है, हिंद पल्लवों, कडफेसिस सहित कुषाण तथा अर्ध जनजातीय लोगों से संबंधित जो मुद्राएं हैं वो मिली हैं। तो संगोल में एक टकसाल भी है। ये कहा गया है कि वहाँ पर एक टकसाल थी। तो जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं ही हमें उन लोगों की संस्कृति, उनका जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, देवी देवते, तो मुद्राएं ही हमें हेल्प करती हैं इन चीज़ों को जानने में। तो ये किस किस से रिलेट करती थी, और ये भी जाना जाता है कि ये जो व्यापार वगैरह होता था कि किन लोगों के साथ इनका व्यापार भी था, तो ये मुद्राएं ही एकमात्र उनको जानने का एक साधन मात्र था। तो ये कहाँ से है? पंजाब के संगोल, जो राज्य लुधियाना है, लुधियाना जिले में, वहाँ से है, प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा युग से मौर्योत्तर युग तक के जो साक्ष्य है वो जहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व का जो जनक है, कनिंघम को कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यही पुरातत्व के जनक के रूप में थे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। और रॉबर्ट ब्रूसफूड जो थे, तो जनक जो थे कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन जो रॉबर्ट ब्रूसफूड थे, ये प्रयोग इतिहास का इनको पिता कहा गया था। तो जो कनिंघम थे जनक थे और महानिर्देशक थे, लेकिन जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे, ये भारतीय प्रयोग इतिहास का इनको पिता कहा गया है। और 1863 में मद्रास के पलवरम में, जहाँ पर इन्होंने पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। आगे है कि निम्न में से कौन सा जो लक्षण है सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में सही है? जो सही कहा गया कि विशाल महल मंदिर होते थे, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? केवल 2, कि जो देवियाँ होती थी, देवते थे, तो उनकी ये पूजा करते थे। तो ये सही है। तो सही भी है, क्योंकि जो पहले सिंधु सभ्यता के प्राचीन लोग थे उसके बारे में हमने जैसे कि जाना था, जो मैंने शैलियों के बारे में बताया था, नागर, द्राविड़ और वेसरा, तो उसमें कहा गया था कि जो मंदिर थे वहाँ पर कम थे, मंदिरों की जगह देवालय प्रमुख होते थे, क्योंकि ये सिर्फ यज्ञ वगैरह करते थे, यज्ञ के सहारे ही वह देवी देवता जो होते थे अपने उनको खुश करते थे। तो मंदिरों में जो पूजा वगैरह, मिट्टी, जो मूर्तियाँ होती थी वो कम होती थी, इसलिए मंदिर नहीं होते थे, सिर्फ देवालय वहाँ पर प्रमुख होते थे और यज्ञ किए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी और विशाल इसमें दुर्ग और भवन बनाए गए, क्योंकि इनकी जो नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि एक नगर बनाने की जो प्रक्रिया थी अलग प्रकार की थी। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो नगर विकसित थे और विशाल थे और भवन भी बने हुए थे। मंदिर के स्पष्ट रूप से साक्ष्य नहीं मिलने हैं, धार्मिक स्थल प्राप्त हुए हैं और सभ्यता में मातृ पूजा के साथ साथ योगी शिव प्रकृति की पूजा विद्यमान थी। तो रथ के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वहां पर घोड़े का जो स्पष्ट साक्ष्य है वो नहीं मिला है सिंधु सभ्यता से। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के हमारे टॉपिक जिसके बारे में हमने जाना है। तो आगे भी और ऐसे ही टॉपिक आने बाकी हैं इम्पोर्टेंट, और भी उसमें कुछ नया होगा जानने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनके साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कर भी ज़रूर बताइए। अगर पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको और मटेरियल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, एक ही जगह पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। एमसीक्यू सीरीज़ भी हैं, डिटेल्स में टॉपिक भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।